तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से सॉल्व करके बता दिया था। यानी पहला जो क्वेश्चन था उसमें 4 क्वेश्चन थे, जिसको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करके बताना ये था कि कौन सी विधि आपको मतलब अधिक अच्छी लगी। तो हमने दोनों विधियों से हल करवाया था और आपको बताया था कि आप अपने मन मुताबिक बता दीजिएगा कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी। आज हम लोग दूसरा प्रश्नावली मतलब इसी का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 3.3 का। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा ये प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए आपके स्क्रीन पर हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन लग चुका है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में, अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो क्या लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हमको समीकरण बनाना है, फिर चेक करना है कि क्या उनका अस्तित्व है। अगर उनका अस्तित्व है तो उनको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर लगाएंगे। ये तो इसका निर्देश था। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर लग चुका है, इधर आपको प्रश्न दिख रहा होगा। ठीक है, पहला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वह भिन्न क्या है। तो हम लोग उस भिन्न को बताएंगे। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, देखिए जब भी भिन्न की बात आती है तो भिन्न क्या होता है आपका, अंग्रेजी में इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, भिन्न, भिन्न में देखिए दो चीजें होता है, अंश होता है और हर होता है। और इस वाले पार्ट को जो ऐसे लाइन खींचे हैं इसको बटा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बटा। तो जब भिन्न को हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, अंश बटा हर। ठीक है, तो भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका अंश और दूसरा होता है आपका हर। तो यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि न तो हमको हर पता है न तो हमको अंश पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि इसका अंश क्या है और इसका हर क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर यक्स तथा हर बराबर वाई। हमने क्या माना, भिन्न का अंश यक्स मान लिया और भिन्न का हर वाई मान लिया। तो हमारा भिन्न क्या होगा, तो देखिए जो हमारा भिन्न होता है वो होता है अंश बटा के हर। तो अंश है यक्स बटा के वाई, यानी जो हमारा भिन्न तैयार हुआ वो तैयार हुआ यक्स बटा के वाई। अब इसमें प्रथम कंडीशन यानी पहली जो शर्त है, पहली शर्त क्या है इसकी, पहली शर्त ये है कि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। तो चलिए अंश ऊपर वाला है तो यहाँ पर पहले भिन्न लिखते हैं यक्स बटा के वाई। ये ऊपर वाला आपका अंश है तो इसमें हम लोग एक जोड़ देंगे, और नीचे का हर है तो इसमें हम लोग एक घटा देंगे। तो ये जो भिन्न आएगा इसका मान एक हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका मान एक हो जाता है। तो यहाँ पर हमने एक लिख दिया। अब तिर्यक गुणा करवा के इसका एक समीकरण बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बटे क्या हो जाएगा, इसके बटे एक हो जाएगा। एक का तिर्यक गुणा यक्स प्लस वन में करवाएंगे तो यक्स प्लस वन ही आएगा, और इस y माइनस वन का ऊपर एक में गुणा करवाएंगे तो y माइनस वन ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस y वाले को इस तरफ लाते हैं तो क्या बन जाएगा, इधर इधर बन जाएगा आपका यक्स माइनस वाई, और ये जो प्लस वाला है उसको उस तरफ ले जाते हैं। तो ये यहाँ पर -1 पहले से ही है, +1 उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा -1। तो यहाँ पर जो आपका समीकरण तैयार हुआ पहला वाला वो तैयार हुआ यक्स माइनस वाई बराबर
माइनस की 2, क्योंकि -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1 का। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त, इसका दूसरा शर्त क्या है कि अगर हम केवल हर में एक जोड़ दें, यानी हर में अगर हम एक जोड़ देते हैं, अंश में कुछ नहीं करते, अंश पहले की जैसा ही रहता है, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले भिन्न लिखेंगे x बटा के y। अब ये जो y है ये इसका हर है, और हर में हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो हर में अगर हम लोग एक जोड़ते हैं तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/2। अंश को जैसे के तैसे लिखेंगे, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अब हम तिर्यक गुणा करा लेते हैं। 2 का x में करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर y+1 का 1 में करवा देंगे तो y+1 ही आएगा। ये जो y है इस तरफ पक्षांतर कर लीजिए, 2x माइनस y बराबर 1। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब पहला समीकरण बन चुका और दूसरा समीकरण बन चुका, तो इसको हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, क्योंकि साफ साफ निर्देश दिया गया है कि आप जो हल करेंगे उसको विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से अगर हम इसको हल करना चाहें तो सबसे पहले हमको दोनों समीकरण को लिखना पड़ेगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर -2, और दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है। हमने आपको विलोपन विधि को हल करना सिखाया था पिछली वाली वीडियो में। हमने आपको बताया था कि देखिए, विलोपन विधि में एक पद बराबर करके उसको लुप्त करना होता है। लुप्त करने से मतलब होता है उसको काटना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर है -y, यहाँ पर भी है -y। दोनों माइनस में है तो कटेंगे नहीं। तो जब हमने कहा था कि दोनों पद बराबर हों और चिन्ह भी बराबर हो, तो हम लोग लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं, घटाने पर, और चिन्ह बदल देते हैं। तो चूंकि यहाँ पर y वाला पद बराबर है, इसलिए हम किसी भी समीकरण में न तो गुणा करवा रहे हैं ना तो कुछ कर रहे हैं, बस सिंपल सा लिख देंगे घटाने पर। तो यहाँ पे लिख दीजिए घटाने पर। घटाने पर क्या होगा कि जो चिन्ह प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में रहेगा वो प्लस में काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 2 है ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस छिपा है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2x में से x को घटाएंगे, तो चूंकि -2x है इसमें से x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -x। अब यहाँ पर ये -y है, ये +y। देखिए जो चिन्ह हम लोग लगाते हैं उसको माना जाता है, जो चिन्ह पहले से रहता है उसको माना नहीं जाता घटाने के कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया माइनस। अब ये जो चिन्ह हम लोग लगाए हैं उसको मानेंगे तो ये प्लस है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस और प्लस, खत्म। क्या हो जाएगा बराबर में -2 और -1। चूंकि आप जानते हो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का होता है, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 माइनस में। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो x बराबर कितना आ गया आपका 3। x बराबर 3 आ गया। अब इसी x की वैल्यू को हम चाहे समीकरण 1 में रख दें और चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दें, हमारा मान आ जाएगा। तो चलिए हम लोग x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर लिख भी देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x का मान अगर हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है क्या, x माइनस वाई बराबर -2।
तो यक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 3, फिर माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो माइनस वाई है इसको उस तरफ ले जाएंगे और ये जो -2 है इसको इस तरफ लाएंगे। तो देखिए 3 अपनी जगह पर है, 3 अपनी जगह पर है। अब हम लोग -2 को बराबर के इस तरफ ला रहे हैं तो ये हो जाएगा +2, फिर बराबर लगा देंगे। अब ये जो माइनस वाई है इसको बराबर के उस तरफ भेज रहे हैं तो ये हो जाएगा +y। आप देखेंगे कि 3 और 2 यहाँ पर जुड़ रहा है तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 5 बराबर y के, यानी जो y का मान आया वो कितना आ गया आपका 5 आ गया और x का मान कितना आया था 3 आया था। तो हमको x और y का मान निकाल कर ही आंसर नहीं लाना है। यहाँ तक अगर आप कर दिए, आप 90 क्या 99% काम कर दिए, बस 1% काम आपको करना अभी बाकी है। अगर आप इतने पर भी छोड़ देंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको नंबर न दे। क्यों न दे? क्योंकि देखिए जो सवाल है हमसे पूछा था उस भिन्न का मान ज्ञात कीजिए, तो अभी तो हमारे पास भिन्न नहीं आया, अभी तो केवल x और y की वैल्यू आई। तो जैसे क्या होता है कि गाड़ी होती है, गाड़ी में हम लोग टायर को अलग कर दें तो गाड़ी क्या हो जाती है ज़मीन पर गिर जाएगी। अगर टायर को लगा दें यानी पहिए को लगा दें तो वो चलने लगता है। तो ये जो आपका गाड़ी है अभी गिरा हुआ है, मतलब इसमें अभी पहिया नहीं लगा है। पहिया लगाने का काम कौन करेगा? ये 3 और 5। मतलब अगर हम इसको भिन्न के रूप में लिख देंगे तो हमारी गाड़ी चलने लगेगी, बस हमको वही करना है। तो यहाँ पर हमने भिन्न क्या माना था? हमने भिन्न माना था यक्स बटा के वाई। हमने शुरुआत में भिन्न क्या माना था आपका? यक्स बटा के वाई, जहाँ पर यक्स अंश था और वाई हर था। तो यक्स की वैल्यू क्या आई? यक्स की वैल्यू आ गई 3, फिर बटा लगा देंगे और वाई की वैल्यू आ गई 5। यानी जो भिन्न है, जो भिन्न है वो कितना है आपका 3/5 और यही हमारा आंसर है। ये आपका सवाल पूरी तरीके से लग चुका है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए जो विद्यार्थी मतलब कोचिंग नहीं पढ़ पाते या उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मतलब कोचिंग को अफोर्ड कर पाएँ, ठीक है, बट पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि आपका मैथ हम कक्षा 10वीं का और साइंस शुरू से पढ़ा रहे हैं, जिसमें ये तीसरा पार्ट है। आज इसको हम लोग पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। उसके बाद कल से जो वीडियो आएगी वो रहेगा आपका साइंस का, जिसमें हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़कर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होता क्या है कि जब भी हम वीडियो लेकर आएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज और अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। और जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो कि सर हमको यहाँ नहीं समझ में आया, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको हर वो छोटा से छोटा चीज़ समझाए जहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। इसी वजह से कोई भी आपका चिन्ह हो, कोई भी आपका अंक हो, हम बिना लिखे उसको नहीं छोड़ते, क्योंकि हम लिख देंगे तो आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगा कि हाँ इस जगह पर ये चीज़ लिखा गया था। ठीक है, चलिए फिर भी अगर आपके मन में डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर पूछिएगा, इसमें कोई हिचक या शर्म वाली बात नहीं है। चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज और अपने अगले क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर लग चुका है, इसको हम लोग मिटा देंगे। चलिए अपना दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी।
नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो जब भी देखिए आपसे पूछे आयु वाले प्रश्न, वो अक्सर करके वर्तमान आयु पूछ रहा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर नूरी और सोनू हैं, तो इनकी वर्तमान आयु कितनी है वो यही जानना चाहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि इनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे, माना यहाँ पर नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु, ठीक है। वर्तमान आयु कितना है आपका, यक्स वर्ष है, ठीक है। और सोनू की आयु कितना हो जाएगा, सोनू की वर्तमान आयु, देखिए सोनू की वर्तमान आयु जो है वो हो जाएगा आपका वाई वर्ष। नूरी की वर्तमान आयु यक्स वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्ष हमने मान लिया। अब वर्तमान आयु से अगर पूर्व चलेंगे, पूर्व का मतलब वर्तमान आयु से पीछे चलेंगे तो चिन्ह माइनस यूज होगा, और वर्तमान आयु से आगे चलेंगे मतलब बाद में चलेंगे तो चिन्ह प्लस यूज होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि सवाल में ये बड़ा काम आएगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको पूर्व शब्द दिखे तो आप घटा दीजिएगा, और अगर आपको पश्चात या बाद में लिखा हुआ मिले तो आप जोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए इसकी पहली शर्त क्या है। अगर हम इसका पहला ही कथन पढ़ें, पहला शर्त पढ़ें या पहली शर्त पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले हम लोग वर्तमान से 5 साल पीछे चलेंगे। वर्तमान से कितने साल पीछे चलेंगे, 5 साल पीछे चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 5 वर्ष पूर्व, देखिए 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए, माइनस, ठीक है। पूर्व का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व अगर हम लोग नूरी की आयु देखें, किसकी आयु देखें, नूरी की आयु, तो क्या हो जाएगा, वर्तमान से ये 5 साल पीछे चली जाएगी, मतलब यक्स माइनस क्या हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे, यक्स माइनस 5 वर्ष। और अगर वहीं 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु को देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे सोनू की आयु। तो सोनू की आयु हो जाएगा y माइनस 5, क्योंकि दोनों 5-5 साल पीछे चले जाएंगे वर्ष में। अब देखिए कहानी में यही ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या है, कह रहा है कि सोनू की आयु का 3 गुनी हो जाएगी नूरी, ठीक है। यानी नूरी की जो आयु है, नूरी की आयु कितना है, यक्स माइनस 5, ठीक है। फिर यहाँ बराबर लिखेंगे और इधर लिखेंगे सोनू की आयु y माइनस 5। तो हम लोगों को देखना ये है कि सवाल क्या कह रहा है कि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की, सोनू की आयु का कितना गुना है, 3 गुना है। तो सोनू की आयु का बोले तो गुणा, यहाँ पर 3 कर देंगे, यानी सोनू की आयु में 3 से गुणा कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा नूरी की आयु के, क्योंकि हमारा सवाल भी यही कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है सोनू की आयु का 3 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से हमने गुणा करवा दिया। अब चलिए जब गुणा करवा दिया तो अंदर गुणा करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना, यक्स माइनस 5 बराबर 3 का y में गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा 3y और 3×5 = 15। अब यहाँ पर हम लोग y को इस तरफ लाएंगे और ये जो -5 है यहाँ पर इसको उस तरफ भेजेंगे। तो देखिए यहाँ पर यक्स अपनी जगह पर है। देखिए सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होती है बच्चों से, पक्षांतर करने में। यानी जब ये इस तरफ बराबर के इधर उधर कर रहे होते हैं तो वहीं पर गलती हो जाती है और सवाल आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यक्स अपनी जगह पर है, 3y प्लस में है, बराबर की इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -3y, फिर बराबर लगा देंगे, -15 अपनी जगह पर है, इधर है -5, -5 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा +5, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हाइड कर देंगे। देखिए अब आपको दिखने लगा।
तो यहाँ पर देखिए क्या फार्मूला बना, फार्मूला नहीं समीकरण, यक्स माइनस 3y बराबर -15 में +5 जोड़ेंगे तो -10 मिलेगा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे का सवाल क्या कर रहा था उसको लगा देते हैं ताकि आप भी हमारे साथ पढ़ते रहिए। देखिए आगे का सवाल क्या है, आगे का सवाल है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब वर्तमान से 10 साल बाद, तो 10 साल बाद नूरी की आयु कितना होगा और सोनू की आयु कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, अब ये इसकी दूसरी शर्त है, अब ये इसका क्या है दूसरा या दूसरी शर्त लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, तो देखिए 10 वर्ष पश्चात मतलब होता है बाद में, तो आप यहाँ पे प्लस चिन्ह का यूज करिएगा। किसका यूज करिएगा, प्लस का। जैसे हमने यहाँ पर माइनस का यूज किया पूर्व वाले में, तो पश्चात वाले में किसका यूज करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। 10 वर्ष पश्चात, अब 10 वर्ष पश्चात जो है वो नूरी कितने की हो जाएगी, तो नूरी की आयु वर्तमान आयु से 10 साल ये बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 10 और यहाँ पर वर्ष, और यहाँ पर सोनू कितने का हो जाएगा, तो सोनू की आयु कितना हो जाएगा यहाँ पर y प्लस 10 और यहाँ पर वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x प्लस 10 वर्ष और ये हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो रहा मतलब रह जाएगी। ठीक है, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए नूरी की आयु कितना है, x प्लस 10 है बराबर सोनू की आयु y प्लस 10 है, तो सोनू की आयु का 2 गुना, सोनू की आयु में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगी नूरी की आयु, तो नूरी की आयु है x प्लस 10, यानी इसमें 2 से गुणा करा देंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 2 से गुणा करवा दिए यहाँ पर, तो ये हो गया आपका x प्लस 10 बराबर 2 का y में गुणा करा देंगे 2y प्लस 10 दूना 20। इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y को इधर लाएंगे तो -2y हो जाएगा बराबर, यहाँ पर है 20 प्लस 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, मतलब x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 10। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो हमारा समीकरण नंबर 1 बन चुका है और समीकरण नंबर 2 बन चुका है। इसको हल करना है कौन सी विधि से, तो विलोपन विधि से। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। अब ये सवाल को हम हटा देते हैं क्योंकि हमारा पूरा काम हो चुका है और हमको जगह भी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको हाइड कर दिए। ठीक है, अब हमको इसको विलोपन विधि से हल करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, जब विलोपन विधि से होगा तो क्या हो जाएगा, पहला समीकरण देखिए x माइनस 3y बराबर माइनस की 10 और यहाँ पर है x माइनस 2y बराबर 10। अब ये आपका इसी को हल करना है, तो इसी को हल करना है तो आप ध्यान से देखिए, इधर भी x है इधर भी x है, इसका भी गुणांक बराबर है और इसका भी गुणांक बराबर है, मतलब दोनों के गुणांक 1 1 हैं जो कि छुपे हुए हैं। ठीक है, अब हमको इसको काटना है, लेकिन इसको विलुप्त कैसे करेंगे, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो हमने आपको बताया जब दोनों चीजें प्लस में होती हैं तो इनको विलुप्त करने का एक ही उपाय है, आप यहाँ लिख दीजिए घटाने पर और चिन्ह बदल दीजिए। तो चलिए लिखते हैं घटाने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। तो जब घटाने पर लिखते हैं तो जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। कैसे, देखिए ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यक्स से यक्स खत्म, क्योंकि अब ये ऊपर वाला प्लस हो गया नीचे का माइनस, मतलब खत्म हो चुका। अब यहाँ पर देखिए -3y में प्लस 2y जोड़ेंगे तो बचेगा माइनस की y। क्यों,
क्योंकि आप जानते हो प्लस माइनस घटता है और चिन्ह बड़े वाले का, तो यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, घट जाएगा, मतलब 3 में से 2 घटा देंगे तो माइनस की y बचेगा। ठीक है, फिर बराबर -10 और -10 जुड़ेगा तो हो जाएगा -20, माइनस से माइनस खत्म, तो y का मान कितना आ जाएगा 20, y का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब इसी y के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, चाहे तो आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए और चाहे तो 2 में रख दीजिए, तो हम लोग 2 में रख देते हैं। ठीक है, किस में रख देते हैं आपका 2 में, तो चलिए रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप चाहो तो 1 में भी रख सकते हो, उत्तर वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर है 10 के, तो x अपनी जगह पर है, -2 गुणा लगाएंगे, y का मान है 20 बराबर 10 के, तो 20 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर -40 बराबर 10 के। तो अगर हम -40 को उस तरफ ले जाएं तो ये +40 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10 + 40, तो 10 और 40 कितना हो जाएगा आपका 50, यानी x का मान कितना आ गया आपका 50 आ गया। हमने x और y माना क्या था, हमने माना था नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, तो वर्तमान आयु इसकी कितना निकल कर आया 50 वर्ष। यहाँ पर माना था सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष माना था और y का मान आ गया 20, मतलब y आपका 20 साल का, 20 साल का कौन हो गया सोनू हो गया, मतलब y का मान 20 आया, मतलब सोनू 20 साल का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा नूरी इज इक्वल टू 50 वर्ष। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, हमारे पास यहाँ पर जगह कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष, और यहाँ पर लिख सकते हो आप सोनू, सोनू, तो सोनू की वर्तमान आयु कितना है 20 वर्ष है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और एक एक पॉइंट जो हमने समझाया है इस प्रश्न में आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि देखिए जुलाई आपका खत्म हो चुका है, ऐसे समझिए जुलाई खत्म हो चुका है, अब आपके पास मुश्किल से मुश्किल 6 महीने बचे हुए हैं, 6 महीने नहीं 5 महीने ही मानकर चलिए, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी रहेंगी, तो आपका विद्यालय भी कहीं ना कहीं बंद रहेगा, और कहीं ना कहीं कोचिंग भी अगर आप कहीं पढ़ रहे होंगे ऑफलाइन तो वो भी कंटिन्यू नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में आपको भी काम लगता है, हो सकता है टीचर भी ना आए एक आध दिन, तो ऐसे करके आपके पास कुल मिला जुलाकर 5 महीने बचे हैं। अब इन 5 महीनों में आपकी तैयारी किस तरीके से रहेगी वही आपका नंबर डिसाइड करेगा। तो 5 महीने अपने आप को एकदम मेहनत से झोंक दीजिए अपने लक्ष्य की तरफ, और 5 महीने बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो पेपर में आपका नाम होगा, सब लोग आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे और सब आपको अपना बच्चा बता रहे होंगे, कह रहे होंगे कि ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा, ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा, ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा है। ऐसे करके वो लोग आपको अपना बैनर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आप जानते हो कि आपने कहाँ से पढ़ा था, और आप जिससे भी पढ़ते हो आप उसी को श्रेय देना, जिससे भी पढ़ना उसी को श्रेय देना, किसी दूसरे को मत देना, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ होगी जिसने आपको बड़ी मेहनत से पढ़ाया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 5 महीने बचे हैं, हम लोग 5 महीने की तैयारी आराम से करेंगे, आपका सिलेबस भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं यहाँ पर मिटा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आपके पास किताब है तो किताब से पढ़ लीजिए, नहीं तो स्क्रीन पर दिख रहा है वहां से पढ़ लीजिए, तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं।
चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपको प्रश्न नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हम हाइड कर दिए हैं, हम देखे नहीं। ठीक है, चलिए हम देखे नहीं कि प्रश्न हाइड कर दिए हैं, आपको बोल दिए कि आप पढ़ लीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो क्या कर रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब दो अंकों की एक संख्या है, इसमें अंकों का योग आपका 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या बताना है, वह संख्या बताना है। तो चलिए सबसे पहले संख्या बता देते हैं। देखिए जब दो अंकों की आप संख्या बनाते हो, संख्या में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है आपका इकाई, एक होता है आपका दहाई। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दहाई और यहाँ पर इकाई। ठीक है, तो हम लोग दहाई को मान लेंगे x और यहाँ पर इकाई को मान लेंगे y। ये आपके संख्या के अंक हैं। कौन कौन, दहाई और इकाई। क्यों, क्योंकि संख्या दो अंकों की है, तो दो अंकों की संख्या है तो दहाई और इकाई होता है। आप कहोगे सर अगर 3 अंकों की संख्या होती तब तब सैकड़ा होता, तो हम 3 अंक मानते, x y और z। ठीक है, अगर 4 अंकों का होता तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार मानना पड़ता। चूंकि 2 अंकों का है इसलिए हम x और y दहाई और इकाई के रूप में मान लिए। ये हैं क्या एक्चुअल में, ये अभी अंक हैं, अभी संख्या बना नहीं है। ठीक है, तो चलिए संख्या बना लेते हैं। देखिए संख्या क्या होगा, संख्या हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। अब ये 10x प्लस वाई कैसे हो गया, देखिए इकाई के स्थान पर 1 होता है और दहाई के स्थान पर 10 होता है, सैकड़ा के स्थान पर 100 होता है और हजार के स्थान पर मतलब 1000 होता है। ठीक है, तो दहाई के स्थान पर 10 था तो 10x प्लस y मतलब इकाई, तो इकाई की जगह पर y लिख दिए। कैसे, जैसे आप अगर 80 लिखना चाहो, क्या लिखना चाहो, 80 नहीं 81 लिखना चाहो। सपोज करिए आपने 81 लिखा, 81 को अगर हमको ऐसे तोड़ना होगा तो हम 80 प्लस 1 लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 80 प्लस 1। ये जो 8 और 1 आपने लिखा है अलग अलग, ये इसके अंक हैं, ये इसके क्या हैं, अंक। जैसे ये 8 और ये 1 है तो 8 अगर x है तो 1 क्या है, y। तभी देखिए मिलकर बना है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हमने यहाँ पर 10 क्यों लगाया। अगर ये सैकड़ा रहता तो हम यहाँ पर 100 लगाते। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। ये तो बस आपको समझाने के लिए था। अब संख्या बन गया। ठीक है, अब जो नई संख्या है वो कैसे बनती है, अंकों को उलट दिया जाता है। ठीक है, अंकों को उलट दिया जाता है मतलब दहाई है और इकाई है। अब जहां पर दहाई है वहां पर इकाई का अंक आ जाएगा, जहां पर इकाई है वहां पर दहाई का अंक आ जाएगा। तो देखिए इकाई की जगह पर यहाँ पर आ गया, मतलब इकाई आ गया दहाई की जगह पर और ये जो दहाई था वो आ गया इकाई की जगह पर। अब नई संख्या बनेगी, नई संख्या क्या बनेगी, नई संख्या, नई संख्या बनेगी 10y प्लस x। जहां पहले 10x प्लस वाई हुआ करता था वहीं पर हो गया आपका 10y प्लस x। ये वाली नई संख्या है और ये वाली पुरानी संख्या है। इतनी बात समझ में आई। अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो पहले तो इसने कहा कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहली शर्त लिख देते हैं इसका, पहली शर्त इसने कहा कि अंकों का योगफल 9 है। तो अंकों का योगफल, तो अंक हमने x और y मान के रखा है, तो x प्लस y को अगर जोड़ा जाता है तो ये 9 आता है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर इसने दूसरा शर्त क्या बताया, देखिए दूसरा शर्त यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे
दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो आपकी पुरानी वाली संख्या है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना मतलब 9 से गुणा कर देंगे। कह रहा है कि अंकों को पलटने से जो नई संख्या बनी है, तो अंकों को पलटने से जो नई संख्या बनी है वो कौन है? 10y प्लस एक्स। तो कह रहा है इस नई संख्या का 2 गुना है। ठीक है, इस नई संख्या का क्या है? 2 गुना है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर इसको ऐसे हाइड कर देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि जो पुरानी वाली संख्या है इसका 9 गुना नई वाली संख्या के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर गुणा करा के एक समीकरण यहाँ से बना लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 का 10 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 2 का 20 में गुणा करा देंगे, मतलब 2 का 10 में गुणा करा देंगे 20y, और 2 का x में गुणा करा देंगे तो 2x। अब इन दोनों को इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 90x प्लस 2x आएगा तो इधर हो जाएगा -2x प्लस आपका 9x, 9y पहले से यहाँ पर है, 20y को इस तरफ लाएंगे तो -20y बराबर इस तरफ 0 बच जाएगा, क्योंकि इस तरफ कुछ रहबा ही नहीं करेगा। दोनों को तो हम लोग इस तरफ ला दिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 90x में से 2x जाएगा, बचेगा 88x, और 20y में से 9y को घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, घटेगा तो बचेगा -11y बराबर 0। इन दोनों में से कामन क्या है? आप कहोगे सर 11 कामन है, 11 कामन लेंगे तो 11 अट्ठे 88 माइनस 11 ग्रहम मतलब 11 ही होता है, बराबर 0 के। ये गुणा में ही धराएगा तो भाग में हो जाएगा, और आप 0 से किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का 0 में भाग करते हैं तो 0 ही आएगा। मतलब ये हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर आप बटे में ऐसे करोगे 11 का 0 में भाग करोगे तो 0 ही आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया है मान। ठीक है, अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को हम लोगों को हल करना है विलोपन विधि से। तो चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से अगर हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले पहला समीकरण लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण है आपका क्या? x प्लस वाई बराबर 9। दूसरा समीकरण क्या है? 8x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ पर दोनों समीकरण हम लोग लिख लिए हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, मतलब इसके गुणांक बराबर हैं, बट इसके चिन्ह विपरीत हैं। चिन्ह कैसे विपरीत हैं? ये प्लस में है और ये माइनस में है। इसका मतलब ये स्वतः ही कट जाएगा। किस कंडीशन में? अगर हम इसको जोड़ दें तब, क्योंकि जब चिन्ह विपरीत होता है और गुणांक समान होते हैं तो हम लोग लिख देते हैं जोड़ने पर। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा? देखिए जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, जैसा कि जैसा लिखा है वैसा ही रहता है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ये हो जाएगा 8x और x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 9x, ये प्लस वाई और माइनस वाई खत्म हो जाएगा, और 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर, देखिए ये 9 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 9 से 9 में भाग कर देंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 1, यानी x की वैल्यू कितना आ गया आपका? 1 आ चुका है। ठीक है, अब हमको x का मान चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण नंबर 2 में रखें, तो हम लोग 1 में रखेंगे। ठीक है, किस में रखेंगे? 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका? x प्लस वाई बराबर 9 है। ठीक है, 9। x की जगह पर आप क्या रखने वाले हो? 1 रखने वाले हो, तो रख दीजिए।
यहाँ पर हो जाएगा 1 + y बराबर 9। एक को उस तरफ ले जाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 1, तो y बराबर हो जाएगा आपका 8। y का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 1 है, y का मान है 8। अब हमको संख्या बनानी है, क्योंकि x y का मान तो हमने निकाल लिया है, तो संख्या बनानी है। तो संख्या क्या बनेगा आपका, देखिए संख्या हमारा यही बना था 10x + y, तो हम लोग यही बगल में लिख देते हैं संख्या बराबर क्या था आपका, 10x + y था। अब हमको x और y दोनों की वैल्यू पता है, तो हम लोग रख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे x का मान है 1 प्लस y का मान है 8, तो 10 एक कम हो जाएगा यहाँ पर 10 और प्लस 8, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। यानी जो हमारी संख्या है वो 18 है। तो अगर हमको चेक करना हो कि क्या ये हमारी शर्त को, मतलब क्या ये हमारा उत्तर सही है कि गलत है, तो आप पेपर में भी चेक कर सकते हो। उत्तर की जांच अगर इसका करना हो कि हमारा जो उत्तर आ रहा है वो सही है या नहीं है, तो आप उत्तर की जांच कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हम उत्तर की जांच भी आपको करना बता रहे हैं, क्योंकि पेपर में क्या होता है कि पेपर में आपके पास तो उत्तर रहता नहीं है। आप सवाल लगाते हो और आपको लगता है कि हाँ सही तो होगा ही, बट कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका उत्तर आप चेक कर सकते हो, जैसे ये समीकरण। ठीक है, जो इस प्रकार के रैखिक समीकरण बनते हैं उनका आप उत्तर चेक कर सकते हो। कैसे, पहला शर्त इसका क्या था, पहला शर्त था अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग, तो अंक इसमें 1 और 8 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 8 कितना होगा, 9 होगा। पहला शर्त ये पूरा कर दिया। दूसरा शर्त क्या कह रहा था कि संख्या के अंकों को बदल दिया जाए। संख्या के अंकों को बदल दिया जाए से मतलब है जहां 18 लिखा है, जैसे देखिए ये आपका उत्तर आ चुका है, बस उत्तर की जांच हम आपको करना बता रहे हैं। पहला शर्त आपका पूरा कर दिया, क्यों, क्योंकि अंकों का योग यानी 1 और 8 को अगर आप जोड़ो तो 9 आएगा, जो कि पहला शर्त था। कह रहा था अंकों का योग 9 होना चाहिए, 1 और 8 आपने जोड़ा, 9 आ गया। फिर दूसरा शर्त कह रहा था कि संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना मतलब संख्या तो 18 है, 18 का 9 गुना कर देते हैं। फिर कह रहा था कि संख्या के अंकों को पलट दीजिए, संख्या के अंकों को पलट दीजिए मतलब जहां पहले 18 लिखा था 1 और 8, वहां 8 और 1 लिख दीजिए, मतलब अंक बदल दीजिए। पहले 1 और 8 था, अब 8 और 1 है। अब कह रहा है कि ये जो नई वाली संख्या आई है इसका दोगुना कर दीजिए, यानी नई वाली संख्या का कितना कर दीजिए, दोगुना। देखिए क्या ये दोनों बराबर आते हैं, 18 नवैया होता है 162, 81 दूना भी होता है 162। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये दोनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं और हमारा उत्तर बिल्कुल सटीक है। तो इस तरीके से आप प्रश्न भी लगा सकते हो और इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हो। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन लगा देते हैं अपने, तीसरा क्वेश्चन तो बता ही रहे हैं, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर देखिए आ चुका है, हम हाइड कर दिए थे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज, तब तक आप चौथा प्रश्न पढ़ लीजिए। चलिए
इस वाले प्रश्न को देख लेते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से, खदांची नहीं, खजांची, खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने खजांची से कहा कि हमको 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दे दीजिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, कहानी बड़ी इंटरेस्ट
चलिए ठीक है, यहाँ पर हम बीच में आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि सेल ख़त्म हो गया था। ठीक है, सेल को रिपीट कर दिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको आवाज़ आ रही होगी। हमने कहा कि हमने 50 को कॉमन ले लिया, तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, 50 चौका यहाँ पर 200 और यहाँ पर आपका एक जीरो बच गया तो लगा दिए। तो जो दूसरा समीकरण बना वो x + 2y बराबर 40 था। अब इन दोनों को हम लोगों को विलोपन विधि से सॉल्व करना है, तो चलिए इसको विलोपन विधि से लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहला समीकरण है x + y बराबर 25 और दूसरा है x + 2y बराबर 40। अब इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो, इसको हटा देते हैं, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। अगर इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पर x और x का गुणांक आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे घटाने पर। क्यों घटाने पर, क्योंकि देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और प्लस प्लस कटता नहीं है, तो हम लोग इसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, यानी प्लस है तो माइनस, और अगर यही माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो चलिए यहाँ पर x से x खत्म कर दिए, 2y में से y को घटाए तो -y बच गया, और 40 में से 25 को घटाए तो -15 मिल गया। ठीक है, कितना मिल गया, -15। तो माइनस से माइनस हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। तो माइनस से माइनस को काटेंगे तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया, 15 आ गया। अब इसी y के मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो रख दीजिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 है क्या, x + y बराबर 25। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y की जगह पर 15 रखेंगे। तो x + y की जगह पर 15 बराबर हो जाएगा 25 के, प्लस 15 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15। तो 25 में से अगर आप 15 को घटाओ तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो x बराबर क्या हो गया आपका, 10। x बराबर कितना हो गया आपका, 10 हो गया। हमने x और y क्या माना था, हमने माना था 50 रुपए के नोटों की संख्या x और 100 रुपए के नोटों की संख्या y। तो यहाँ पर हम लोग x और y का मान निकालने के पश्चात लिखेंगे 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या x था और x का मान आपका कितना आया, 10 आया। तो 10 लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या को आपने y माना था और y का मान कितना आ गया आपका, 15 आ गया। तो लिख दीजिए यहाँ पर 15 और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपने ये जो आपका चौथा प्रश्न था इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे साथ मिलकर आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये जो प्रश्न है ये समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आराम से लगाएंगे तो लग जाएगा। ठीक है, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं मैथ का तो प्रॉपर तरीके से लिखते हुए चलिए, क्योंकि एग्जाम में नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। और अगर आप ऐसे ही रफ में लिखते हुए चले जा रहे हैं तो उस रफ को संभाल के तब तक रखिएगा जब तक बोर्ड पेपर ना हो जाए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर उसी रफ को आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपका क्वेश्चन लगा हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देंगे, 5वां। ठीक है, उसके बाद 5वां है, उसके बाद 6वां है। ठीक है, 5वां हो गया, उसके बाद 6वां है, फिर ये खत्म हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा आपको
पढ़ने में लगेगा बट है बहुत छोटा, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब 3 दिन तक वो पुस्तकालय एक नियत किराया आपसे लेगी, तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना 3 दिन का, क्योंकि 3 दिन तक वो नियत किराया लेता है। 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपया। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना, y रुपया। अब बात कर लेते हैं सरिता की। सरिता पुस्तकालय गई, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं सरिता। सरिता पुस्तकालय गई और उसने कुल 7 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए किताब को अपने पास रखा। पुस्तकालय से लाई पढ़ने के लिए और 7 दिन तक उसने अपने पास उसको रखा। जब वापस करने गई तो 7 दिन का जो किराया उसने दिया, 7 दिन का उसने किराया कितना दिया, 27 रुपये दिया। 7 दिन का किराया कितना दे दिया उसने, 27 रुपये दिया। तो यहाँ पर 7 दिन का किराया कितना है, 27 रुपया, जिसमें अतिरिक्त किराया और नियत किराया दोनों सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितना अतिरिक्त किराया है और कितना नियत किराया है। तो देखिए 7 दिन को 2 भागों में आप डिवाइड कर दीजिए, एक कर दीजिए 3 और एक कर दीजिए 4। 3 इसलिए क्योंकि 3 दिन तक उसका जो किराया है वो नियत रहेगा। वो कितना रुपए देती है ये नहीं पता, लेकिन 3 दिन का फिक्स किराया है। जैसे कोई लाइब्रेरी है, वो किताब इशू करवाते हैं तो कहते हैं कि 3 दिन या 5 दिन, जितने दिन के लिए ले जाओगे, उसका एक फिक्स किराया है। लेकिन उसके बाद अगर आप नहीं लौटाते हो किताब को, उसके बाद 1-2 दिन बाद किताब लौटाते हो, तो आपको ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं। तो वो जो ज़्यादा पैसे हैं वो अतिरिक्त किराया है। तो यहाँ पर वही बात है, 3 दिन के लिए सरिता को नियत किराया देना पड़ेगा, लेकिन जो बचे के 4 दिन हैं उसमें उसको अतिरिक्त किराया भी देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दिन का नियत किराया कितना हो जाएगा, x रुपया। 3 दिन का नियत किराया कितना है, x रुपया। और 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर y रुपया। नहीं, 4 दिन का जो अतिरिक्त किराया हो जाएगा वो हो जाएगा 4y रुपया। कैसे, 1 दिन का किराया है y रुपया, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 4y रुपया। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो सरिता ने 27 रुपये दिए हैं कुल मिला जुला कर, तो दोनों को मिला दीजिए, यानी नियत किराया प्लस अतिरिक्त किराया बराबर कितना, 27 रुपया। ये है आपका समीकरण नंबर 1। अब बात कर लेते हैं सुशी की।
सुशी ने 5 दिन के लिए किताब को अपने पास रखा और उसने 21 रुपए दिया। तो सुशी की बात करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सुशी। सुशी ने क्या किया कि 5 दिन के लिए किताब को अपने पास रखा और 21 रुपया दिया। इसको हम लोग हटा देते हैं। अब आप सवाल समझ गए हो तो फिर हम लोग इसको हटा देते हैं ताकि जगह बच जाए। सुशी 5 दिन के लिए लाइब्रेरी से किताब लेकर आई और उसने इसके लिए 21 रुपये अदा कर दिए। तो ये जो 5 दिन है इसको 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। एक हो जाएगा 3 दिन और बाकी के जो बचे हैं वो अतिरिक्त दिन में 2 दिन और हो जाएगा। तो 3 दिन के लिए तो उसका नियत किराया ₹X ही रहेगा, तो ₹X लिख देते हैं। लेकिन 2 दिन का जो अतिरिक्त किराया होगा वो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 2Y हो जाएगा। कैसे? 1 दिन का किराया Y तो 2 दिन का किराया 2Y। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे X + 2Y को तो कितना रुपया कुल अदा करना पड़ेगा सुशी को? 21 रुपया। ये समीकरण नंबर 2 है। ये क्या है आपका? समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं को हल करना है, वो भी विलोपन विधि से। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, विलोपन विधि से हल करेंगे तो दोनों समीकरण को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों समीकरणों को लिख भी देते हैं। पहला समीकरण है x + 4y = 27। दूसरा है x + 2y = 21। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि x का गुणांक और मान आपस में बराबर है, लेकिन चिन्ह आपका समान है। तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। तो लिख दीजिए घटाने पर। तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। 4 में से 2 को आप घटाओगे तो बचेगा 2y। 27 में से 21 जाएगा, बचेगा 6। 2 से 6 को काटोगे 3 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका 3। y का मान कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। अब इसी y के मान को चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? y का मान हम लोग रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 है x + 2y = 21। तो x + 2y की जगह पर y का मान 3 रख दिए और 21 हो जाएगा। 2/3 हो जाएगा 6 बराबर 21 के। 6 को उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 21 - 6। घटा देंगे 21 में से तो कितना बच जाएगा आपका? 15, क्योंकि आप जानते हो 21 में से 6 घटाएंगे तो 15 बचेगा। यानी x का मान है 15 और y का मान है 3। इसका मतलब ये है कि जो 3 दिन का नियत किराया था वो था 15 रुपया और जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया था वो था 3 रुपया। तो यहाँ पर आप लिख भी दीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं नियत किराया बराबर कितना हो जाएगा? 3 रुपया हो जाएगा। 3 नहीं 15, क्योंकि नियत किराया हमने x माना था और वो भी 3 दिन का। ये हो जाएगा आपका 15 रुपया। ठीक है। और अगर हम देखें अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन का, वो कितना हो जाएगा? अतिरिक्त किराया बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। ये हमारा उत्तर रहा। कौन सा प्रश्न है आपका? 5वां प्रश्न है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। यानी पुस्तकालय 3 दिन का जो नियत किराया लगाता है वो लगाता है 15 रुपया, और अगर आप अतिरिक्त दिनों के लिए उसको यानी पुस्तक को अपने पास रखते हो तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपको 3 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाते हैं। लास्ट है प्रश्न, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर ये तो आपका 5वां ही था जिसको हमने हाइड किया था।
अब यह आपका आ गया छठवां प्रश्न। आप प्रश्न पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। चलिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कर रहा है आपसे? कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर देखिए, दो लोग हैं, एक है आपका जैकब और एक है उनका पुत्र। तो यहाँ पर लिख देंगे, सबसे पहले माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष, ठीक है। उसके बाद पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। अब चलते हैं 5 वर्ष बाद, यानी इसका जो पहला शर्त है, पहला शर्त क्या है? 5 वर्ष बाद। तो आप जानते हो 5 वर्ष बाद जैकब कितने साल का हो जाएगा? और हमने आपको बताया है कि बाद जब भी बोले तो प्लस चिन्ह का यूज करते हैं, और पूर्व या पहले आए तो माइनस चिन्ह का यूज करते हैं। यहाँ पर बाद आया है, तो 5 वर्ष बाद अगर हम जैकब को देखें, जैकब की आयु, तो क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 5 और यहाँ पर वर्ष। और वही अगर पुत्र की आयु देखें 5 वर्ष बाद, पुत्र की आयु, तो क्या हो जाएगा? y प्लस 5, क्योंकि दोनों बड़े होंगे ना। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद कह रहा है कि जो 5 वर्ष बाद जैकब है वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, ठीक है। कितना है? 3 गुना। तो यहाँ पर है जैकब जो कि है यक्स प्लस 5 बराबर, इधर है पुत्र, तब पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा जैकब 5 वर्ष बाद। तो हम लोग 3 का गुणा करवा लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस 5 बराबर 3 का वाई में गुणा, तो 3y प्लस 3×5 = 15। अब यहाँ पर 3y को इस तरफ लाएंगे और आपका 5 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा यक्स, ये 3 इधर आएगा तो हो जाएगा -3y बराबर यक्स। अगर आपको दिख नहीं रहा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब दिख रहा होगा यक्स -3y बराबर, अब इधर है 15 तो 15 कर देते हैं, और ये +5 है उस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो यक्स -3y बराबर 10, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। यक्स -3y बराबर 10, ये हमारा है समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं कहाँ पर? अब चलते हैं 5 वर्ष पूर्व, क्योंकि एक बरिया कहा है 5 साल बाद और एक बरिया कहा है 5 साल पहले। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व। यहाँ लिखेंगे जैकब की आयु, तो पहले है तो घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? यक्स -5 वर्ष
यानी वर्तमान से 5 साल पीछे चला गया। और पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? पुत्र की वर्तमान आयु ये हो जाएगा y-5 और यहाँ पर लिख देंगे वर्ष। ठीक है, अब क्या करना है? कह रहा है कि जो जैकब है वो 5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पुत्र की आयु का कितना गुना था? 7 गुना। तो यहाँ पर हो जाएगा जैकब x-5 और इधर इसका पुत्र है y-5। तो y-5 का 7 गुना कर देंगे, मतलब 7 से गुणा करवा देंगे। किस में? पुत्र की आयु में, क्योंकि कह रहा था जो जैकब है पुत्र की आयु का 7 गुना था 5 साल पहले। तो 7 का गुणा करवा दीजिए। ये हो जाएगा x-5 बराबर 7y और 7 पचे 35। 7y को इस तरफ लाइए तो x-7y हो जाएगा और इधर है माइनस की 35 और -5 उस तरफ जाएगा तो +5 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए x-7y बराबर 35 में 5 जोड़ेंगे, ये माइनस है ये प्लस है तो घट जाएगा तो -30 बचेगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। हमने समीकरण नंबर 2 भी बना लिया। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों को, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए लिख देते हैं। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो चलिए विलोपन विधि से यहाँ पर जगह है, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, विलोपन विधि से तो यहाँ पर लिखेंगे पहला समीकरण x-3y बराबर 10। दूसरा है x-7y बराबर -30। यहाँ पर x और x बराबर हैं, चिन्ह भी बराबर है तो हम लोग घटाने पर लिख देंगे ताकि ये कट जाए। तो यहाँ पर लिख दीजिए घटाने पर। तो जब आप घटाने पर लिखते हो तो चिन्ह बदल देते हैं, तो बदलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। तो ये तो कट गया, बचा क्या? +7y में से 3y को घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पर 4y और इधर 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 4 से 40 को काटेंगे तो y बराबर हो जाएगा 10, क्योंकि 4 दहा में 40 होता है। y का मान कितना हो गया? 10 हो गया। अब इसी y के मान को कहाँ रख देते हैं? समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो चलिए रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण नंबर 1 है x-3y बराबर 10 के, तो x-3 गुणे y की जगह पर 10 हो जाएगा बराबर 10 के। तो ये हो जाएगा 10 तिहाई 30। तो x-30 बराबर 10 के, -30 जब उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा +30। तो x बराबर हो जाएगा 10 + 30, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, क्योंकि 10 और 30 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। x हमने किसको माना था? जैकब की आयु को। y किसको माना था? पुत्र की आयु को। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे जैकब की आयु बराबर कितना हो जाएगा? जैकब की आयु x माने थे तो x का मान कितना आया? 40 आया, तो लिख देंगे 40 वर्ष। और यही पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? पुत्र की आयु y माने थे, y का आया 10, तो लिख देंगे 10 वर्ष। यानी जैकब की आयु है 40 वर्ष और पुत्र की आयु है 10 वर्ष। ये हमारा इसका सलूशन रहा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये जो आपका वीडियो है इसको हम लोग यहीं पर अब समाप्त करते हैं, क्योंकि आपका सवाल जो है वो समाप्त हो चुका है। प्रश्नावली 3.3। इवन ये कहें कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया। आपने पाठ 3 पूरी तरीके से पढ़ लिया, अब कुछ भी पढ़ना इसमें शेष नहीं है। ठीक है, पहला पाठ हमने यहाँ पढ़ाया आपको वास्तविक संख्या, दूसरा पढ़ाया आपको बहुपद, तीसरा हमने पढ़ाया 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म।
अब हम लोग चौथा पाठ पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। लेकिन अब जो वीडियो आएगी वो किसका आएगा? वो साइंस का आएगा। साइंस अगर हम लोग एक पाठ पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर से मैथ आएगा। ऐसे मैथ साइंस पढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, समय के रहते अपना पूरा सिलेबस समाप्त कर लेंगे। तो अगर अभी तक आप चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी के साथ एक नए वीडियो में। प्रकाश का अपवर्तन को लेकर बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको समझ में भी आएगा, बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।